हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका थर्मोडायनेमिक्स सीरीज के आखिरी सेशन में इन एपिसोड 126। आज के वीडियो में हम एक और स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे। एंड इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस फिजिबल है और कौन कौन से प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियसली फाइनल स्टेज तक जाकर पूरा हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें थर्मोडायनेमिक्स में जनरली यूज किए जाने वाले सिस्टम और सराउंडिंग के आइडिया को क्लियरली समझ लेना चाहिए। एज द नेम सजेस्ट, सिस्टम मतलब इस दुनिया का वो पार्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर भरे एयर फ्यूल मिक्सचर को अपना सिस्टम मानकर चला था। सिंपली पुट, एक सिस्टम चाय के कप जितना छोटा भी हो सकता है और एक पावर प्लांट के जितना बड़ा भी। इसे याद रखना। आगे इस सिस्टम के बाहर आप जो कुछ भी देखते हो उसे सराउंडिंग कहते हैं। यूजुअली आप सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज होता हुआ पाओगे, डिपेंडिंग कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली बाउंड्री किस प्रकार की है। इंटरेस्टिंगली, ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी, एंड इट कैन ईदर बी फिक्स्ड और मूवेबल, जैसा कि हमने पिस्टन सिलेंडर वाले अरेंजमेंट में भी देखा था। नाउ सिस्टम और सराउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेने के बाद चलिए थर्मोडायनेमिक्स के उस कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं जिसे समझने में ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जी हां, यहां पर हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आज मैं आपको इस एंट्रोपी का सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। अब मान लीजिए आपने हाल ही में पढ़ाई में ज्यादा फोकस करने के लिए एक नए न्यूली बिल्ड रूम पर शिफ्ट किया है। शुरुआत में आप अपने रूम को बहुत ही अच्छे से सजाकर और जमाकर रखने वाले हो, राइट? एंड इट विल लुक इन अ वेरी गुड ऑर्डर। इसलिए यहां पर हमारा कहना है इस रूम की एंट्रोपी अभी कम है। फर्दर, जैसे जैसे आपका पढ़ाई में मन लगता जाएगा, आप इस बात पर कम ध्यान दोगे कि कौन सी चीज कहां पर रखनी है, राइट? दैट वे द रूम विल मूव टुवर्ड्स मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए यहां पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रूम की एंट्रोपी समय के साथ धीरे 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 बढ़ते जाती है। आसान शब्दों में कम डिसऑर्डर मतलब कम एंट्रोपी और ज्यादा डिसऑर्डर मतलब ज्यादा एंट्रोपी। नाउ, जिस प्रकार हमारी आसपास की वस्तुएं समय के साथ बिखरी हुई और मोर स्प्रेड आउट वाली कंडीशंस में जाते जाती हैं, ठीक उसी प्रकार थर्मोडायनेमिक्स में हम एंट्रोपी की मदद से ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ द एनर्जी इज गोइंग टू स्प्रेड आउट। जैसे जब आप एक मेटल रॉड को एक साइड से गर्म करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे एनर्जी पूरे रॉड में स्प्रेड होकर उसे गर्म कर देती है, एंड दैट वे द एंट्रोपी ऑफ द रॉड इंक्रीजेस। मैथमेटिकली एंट्रोपी को आप इस फॉर्मूला की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हो। वन मोर थिंग टू रिमेंबर अबाउट एंट्रोपी इज, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। मतलब एंट्रोपी में होने वाला कोई भी चेंज सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है, जैसा कि हमने इंटरनल एनर्जी वाले एग्जाम्पल में भी देखा था। और दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी एंट्रोपी के टर्म्स में भी समझें। वेरी इंटरेस्टिंगली, ये लॉ कहता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती। एक बार फिर से सुनिए, किसी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी
कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती। आसान शब्दों में, आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए इस टोटल एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा वैसे के वैसे रहती है। हाउएवर, फॉर मोर प्रैक्टिकल इररिवर्सिबल प्रोसेसेस इस एंट्रोपी की वैल्यू समय के साथ बढ़ते 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 जाती है और इस तरह हमारा यूनिवर्स एज अ सिस्टम मोर डिसऑर्डर और रैंडमनेस की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। आपको पता है, इस तरह किसी सिस्टम के एंट्रोपी में होने वाले पॉजिटिव चेंज को ही उस सिस्टम में होने वाले प्रोसेसेस के फिजिबल या इनफिजिबल होने का क्राइटेरिया भी माना जाता है। जैसे एक बार फिर से आप एक गिलास पानी और चुटकी भर शुगर ले लीजिए। अभी इस सिस्टम की एंट्रोपी कम है। फर्दर, जब आप शुगर को पानी में मिक्स करते हो तो वो शुगर पानी में स्पॉन्टेनियसली मिक्स होने लगता है क्योंकि इससे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ते जाती है। हाउएवर, ऐसा कभी हुआ है कि शुगर खुद ही पानी से अनमिक्स हो जाए और सेपरेट होकर अलग हो जाए? दैट्स इम्पॉसिबल, राइट? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम की एंट्रोपी कम हो जाएगी एंड इट विल बी अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। जब आप एक कंटेनर में भरे पानी को गर्म करना शुरू करते हो तो थोड़ी ही देर बाद उसमें उबाल आना क्यों शुरू हो जाता है? द आंसर इज सिंपल। हीट एनर्जी रिसीव कर लेने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनका रैंडम मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसका मतलब किसी सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही समझा आपने। अब आप मुझे ये बताइए, इस दुनिया में व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल अटेनेबल टेम्परेचर? 0 केल्विन? नो, 0 केल्विन मतलब -273.15 केल्विन को अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है। द करेक्ट आंसर इज 0.000 10 बार 0 एंड देन 1 केल्विन, जिसे नासा के कोल्ड रिसर्च लैबोरेटरी में 2018 में अचीव किया गया था। और इस ऑब्जर्वेशन के साथ एंट्री होती है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो कहता है जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच करने लगता है तो उस परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी भी जीरो की ओर अप्रोच करने लगता है। एक बार फिर से सुनिए, जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन को अप्रोच करने लगता है तो उस सिस्टम की एंट्रोपी भी जीरो को अप्रोच करने लगती है। ये लॉ आपको सुनने में जितना ज्यादा थ्योरेटिकल लग रहा है, इसके एप्लीकेशंस भी उतने ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। यू विल गेट टू सी एक लेवल के बाद कूलिंग प्रोसेसेस को अचीव कर पाना कितना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन पुट बाय द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी के साथ आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का चौथा और आखिरी सेशन भी पूरा हो गया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।